99% आपके बोर्ड्स में 280 285 या 290 मार्क्स आपके मेंस में विद 45 ऑल इंडिया रैंक, और एडवांस में आपके 340 मार्क्स आउट ऑफ 392 ऑल इंडिया रैंक 3। आईआईटी बॉम्बे सीएसई, बहुत ही बढ़िया। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज युवराज। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा मस्त। टुडे वी हैव विद अस वैभव राज, जिनकी ऑल इंडिया रैंक एडवांस में रैंक है 3। यस, यू हर्ड इट राइट, ऑल इंडिया रैंक 3 है इनकी एडवांस में, एंड मेंस में है 45। तो बिलो 50 है इनकी मेंस में, एंड टॉप 3 रैंकर्स में से हैं जेई एडवांस 2020 में। करंटली स्टडीइंग इन आईआईटी बॉम्बे सीएसई। बाकी आई विल आस्क हिम टू गिव हिज शॉर्ट इंट्रो। तो चलो फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। All right, so hello Vaibhav, how are you? Yeah, I'm fine. Yeah, What about you? Yeah, I'm good. I'm good. So tell my viewers about yourself. So hello friends, मैं वैभव राजू। मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर मतलब फ्रेश ही हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और जैसे इन्होंने बताया मेरी जेईई एडवांस में रैंक 3 आई, मींस में 45। तो मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ, बट मैं अभी गाजियाबाद में रहता हूँ यूपी में। और इसके अलावा एज हॉबीज मैं यूजुअली चेस खेलता हूँ या फिर कुछ वीडियोस देखता हूँ। और मतलब सब्जेक्ट्स वाइज देखा जाए तो मुझे सीएस और फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ठीक है, फिर आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, शॉर्ट इंटरव्यू रखेंगे। ऐसे इंटरव्यूज आगे भी आते रहेंगे और लोगों के साथ भी, वैभव जैसे जो और भी लोग हैं। तो आज वैभव के बारे में पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसी थी, इन्होंने कौन सी क्लास में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, कोचिंग गए थे, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या किया था, कैसे किया था। तो चलो वैभव बताओ। एज सच तो मैंने मतलब प्रिपरेशन जेई स्पेसिफिक तो मैंने 11 में जाके शुरू की। मतलब देखा जाए तो जेई के बुक्स पढ़ना वगैरह, लेकिन उसके पहले मैं 9 10 और इनफैक्ट उसके पहले से भी मैं आईजेएस को, जो ओलंपियाड होता है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, हाँ। जिसका फर्स्ट स्टेज होता है एनएससीजेएस, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करता था। तो आई थिंक उसी से मेरा बहुत सारा प्रिपरेशन हो चुका था ऑलरेडी जेई के लिए। जैसे पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसके बाद मतलब आई थिंक उस समय मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स बहुत क्लियर हो गए थे, तो इसके कारण मुझे उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी कंपेयर टू बाकी केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो आई थिंक एज अ होल मैं बोलूंगा मतलब 9 से एक तरह से शुरू हो गया था, लेकिन सीरियसली मैंने मतलब जेई के बुक्स को सॉल्व करना, पास्ट पेपर्स देखना, असाइनमेंट सॉल्व करना या वैसे टाइप के, तो वो तो मैंने क्लास 11 में आके शुरू किया। ऑलराइट, सो आई होप आप सबको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा डीप इनसाइट्स मिल रही होंगी। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बचा में प्लग इन कर दूं कि अनअकैडमी के अब आपने जेई मेंस अटेम्प्ट अपना दे दिया फरवरी और मार्च का, अब आपको एडवांस की भी साथ ही साथ तैयारी करनी होगी। तो अब 24 मार्च और 26 मार्च से अनअकैडमी के 2 जेई एडवांस 2021 के लिए बैच शुरू हो रहे हैं। एक का नाम है स्कोर बैच और दूसरे का है रैंक रिफाइनर बैच। रैंक रिफाइनर बैच आपका शुरू हो रहा है 26 मार्च से और स्कोर बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से। अब स्पेशल ऑफर यहाँ पे अनअकैडमी क्या लेकर आया है कि अब आप अगर 3 महीने की सब्सक्रिप्शन बाय करते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो 1 महीने की अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन यू विल गेट फॉर फ्री। मतलब यू ओनली हैव टू पे फॉर 3 मंथ्स और 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सो एक बहुत अच्छा डिस्काउंट अनअकैडमी लेकर आया है। इसके ऊपर अगर आप कोड यूज करते हो केई आर्मी तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और हम आपके लिए ये करेंगे कि एक्स्ट्रा 10% कैशबैक मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा। तो मतलब 3 महीने सब्सक्रिप्शन बाय करते हो तो 1 महीना अनअकैडमी फ्री दे रही है, 10% डिस्काउंट दे रही है उसके साथ, और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ। तो ऑल इन ऑल यू विल गेट 20% वोपिंग डिस्काउंट। ठीक है, तो फटाफट जाके एनरोल कर लो और वीडियो पूरी देखना, एंड तक बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। ओके, सो आप कोई कोचिंग जाते थे? हाँ, नहीं मैं कोटा में रहता था, तो फिर उस समय मैं एलन में कोटा में था ऑफलाइन। तो 11 12 दोनों ईयर्स? या हाँ, सो व्हाट वाज योर शेड्यूल? दिन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है एक दिन में आईआईटी जाने के लिए? तो आई थिंक अगर आप क्लास के टाइमिंग्स को ऐड करके बोले तो फिर मतलब हम लोग जैसे क्लासेस इंटीग्रेटेड टाइप के होते थे, तो फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स थे फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश वो उतने ज्यादा वेटेज से पढ़ाए नहीं जाते थे। तो मेनली पीसीएम रहता था। तो फिर और क्लासेस और घर की पढ़ाई को ऐड करूँ तो फिर मतलब ओवरऑल ऐसा था कि हम लोग की इवनिंग में क्लासेस होती थी, तो फिर करीब 2 बजे 2:30 बजे के आसपास हम लोग जाते थे और फिर 8 बजे के आसपास वापस आते थे। और उसके पहले सुबह को मैं पढ़ता था करीब 8 से 12 या फिर 9 से 12 एज मतलब एज पर
नीड, और फिर रात को हाँ आके करीब मान लेते हैं 9 या 9:30 पे कभी-कभी मैं उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने जाता था, तो फिर उसके बाद उस समय से 11 साढ़े 11 या 12 बजे तक पढ़ता था। तो और मतलब मतलब वो भी था कि अब नीड के बेसिस पे अभी कभी 1 बजे चला गया, मतलब ऐसा, लेकिन एक्सट्रीम हाँ लेट नाइट में नहीं। ओके, सो बेसिकली आप 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी के निकाल लेते थे और 5 से 6 घंटे की आपकी कोचिंग होती थी। हाँ, मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग कोचिंग की तो 4 आवर्स 30 मिनट्स थी, क्योंकि बीच में ब्रेक वगैरह भी होते थे और फिर हम्म। आने जाने का थोड़ा टाइम लगता था, तो फिर उसे मिला के हो जाता था, लेकिन ठीक है। ओवरऑल आई थिंक अराउंड 10 to 11 आवर्स होता था वो डेली का। 11th की स्टार्टिंग से ही आप 10 to 11 आवर्स पढ़ रहे थे? हम्म। ओके सो वो मतलब एक तरह से रेगुलर हो गया था, क्योंकि सुबह को तो पढ़ना ही है, और मतलब सुबह को और वहां से आके, और उसमें जब अब ये भी तो एक स्कूल की तरह हो गया ना, क्योंकि अब कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो भी 6 घंटे तो पढ़ ही रहा है, हाँ 6 या 8 घंटे जितने घंटे स्कूल चल रही है, तो फिर उस तरह से होता था। ठीक है। तो अब ये आप 11th में फिर जैसे ही आपके टेस्ट वगैरह होने लगे तो आप शुरुआत से ही अपने मतलब कोचिंग में टॉप ऐसे करते थे कि आप टॉप 5 या टॉप 10 में हमेशा ही रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब इनिशियली जैसे हम लोग का बैच ऐसे तो मतलब ज्यादा बड़ा था नहीं, स्मॉल स्केल ही था, तो फिर करीब 30 बच्चे थे। हम्म। तो उसमें जैसे स्टार्टिंग में मेरी रैंक कभी 12, कभी 15, कभी 16 ऐसे कुछ आती थी, लेकिन हम्म। फिर ग्रेजुअली मतलब फिर धीरे धीरे टॉप 10 में आया, फिर धीरे धीरे टॉप 5 में। और फिर अब ये भी है कि पूरे 2 साल के स्पैन में हम लोग के इतने टेस्ट हुए, मतलब ऐसे ऑलमोस्ट मंथली या फिर बाई वीकली टेस्ट होते थे, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। इनफैक्ट ये जो परफॉर्मेंस स्टेबलाइज होना शुरू हुआ, ये भी एंड की तरफ, मतलब जैसे 12 के एंड की तरफ बात करें, या फिर मतलब लॉकडाउन के वक्त, उस समय तक स्टेबल हुआ था। अच्छा, तो जब आप 11th में घुसे थे तो आपको इतना लगा था कि मैं ऑल इंडिया मतलब टॉप 3 में आ जाऊंगा एडवांस में? इतना आपको मतलब अ, आपकी प्रिपरेशन लगती थी? मतलब एज सच मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मतलब टारगेट करके करूंगा तो। लेकिन ये बात है कि मतलब इनिशियली जब रैंक वैसी आई थी, तो फिर मुझे मतलब ऑब्वियसली लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड टास्क होगा, हाँ हाँ। मतलब गोइंग फॉरवर्ड, तो फिर अब उसके लिए अकॉर्डिंगली मतलब उसको चैलेंज मान के आगे बढ़ने की कोशिश किया मैंने। तो मतलब आपको ये पता था कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो आप टॉप 10 या टॉप 50 में ऑल इंडिया लेवल पे निकाल लोगे? हाँ, मतलब आई थिंक पोटेंशियल कोई भी ला सकता है, अगर ढंग से पढ़े तो, रिसोर्सेज जितने मिले उसका सही यूज करे तो। अच्छा, रिसोर्सेज की बात करें तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम तो कोचिंग जाते ही नहीं है, तो कोचिंग की कितनी इम्पोर्टेंस होती है जेई की आपकी जर्नी में, आपकी रैंक निकालने में? आई थिंक कोचिंग की भी इम्पोर्टेंस होती है अपनी जगह पे, मतलब जैसे ऑब्वियसली टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस है, तो वो हमें सिर्फ अपने नॉलेज से नहीं पढ़ा रहे, वो अपने पिछले बैच के स्टूडेंट्स, उसके पिछले बैच के स्टूडेंट्स, सभी के एक्सपीरियंस के साथ भी पढ़ा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी सीखने में, उन्होंने मतलब जैसे हम लोग को बहुत बार यूजुअली टीचर्स बताया करते थे कि इसने ये नहीं किया, इसने ये होमवर्क मिस किया था, या फिर इसने ये एग्जाम नहीं दिया, तो ओवरऑल ये ग्रेजुअली ऐड अप होकर उसका रिजल्ट ऐसा हुआ, मतलब फाइनली जो तुम अगर ऐसी कुछ गलतियां करोगे तो फिर उसका इफेक्ट ऐसा हो सकता है, तो ऐसी चीजें बताया करते हैं, तो फिर वो एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं, उसके साथ साथ मतलब वो जो हमारे लिए कस्टमाइज्ड पेपर सेट करते थे या फिर असाइनमेंट्स देते थे, तो ऑब्वियसली उसका भी बहुत इफेक्ट होता है, तो आई थिंक कोचिंग अगर अवेलेबल है तो मतलब जाने से बेटर रहेगा, क्योंकि एक टच मतलब ऑफ अगर मतलब एक प्रॉपर टीचर। प्रॉपर हाँ, गाइडेंस और डिसिप्लिन बन जाता है एक। और जो वो हाँ वाली जैसे बिल्कुल। आपने बात बोली कि लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, कि उन्होंने ये गलती करी तो हम्म, हम वो दोबारा ना दोहराएं, तो वो हम्म, एक्सपीरियंस टीचर्स हमें देते हैं अगर हम हम्म, सीनियर से इतने कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते हम्म, तो। हम्म, ठीक है। तो एक और बड़ा ये मिथ क्लियर करते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि अभी 3 या 4 महीने एडवांस में, तो क्या अब मैं पढ़ना शुरू करके एडवांस निकाल सकता हूँ? तो इसके पे क्या बोलोगे आप? आई थिंक मतलब पढ़ना शुरू करता हूँ तो उसके लिए कोई बेस तो होगा ऑलरेडी, जैसे मान लेते हैं कि किसी ने बोर्ड की तैयारी कर ली होगी, या फिर हाँ मतलब चलो, ये वही मान लेते हैं 11 किसी को 12। बोर्ड लेवल का आता है, ओके, किसी को मान लेते हैं कि अभी बोर्ड लेवल का आता है और उसके पास बोर्ड लेवल का आता चार है, महीने हाँ। हाँ। हम्म, तो अगर बोर्ड लेवल का अच्छे से आता है और मेंस को भी मान लेते हैं मतलब आउट ऑफ द वे कि हाँ हो जाएगा ठीक है, तो उसके आगे आई थिंक एडवांस के लिए टारगेट प्रिपरेशन कर सकते हैं, कुछ हद तक तो कर सकते हैं। ठीक है, अब चैप्टर्स मतलब देखा जाए तो थोड़े से ओवरवेलमिंग लग सकते हैं स्टार्टिंग में कि हाँ बहुत ज्यादा चैप्टर्स है केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में, लेकिन आई थिंक अगर एक डेली रूटीन बना के चले और गिवन की जो 4 मंथ्स बाकी है, तो आई थिंक किया जा सकता है। अब लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, और ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि मतलब अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले स्टार्ट किया है, तो
ऑब्वियसली अगर उन्होंने पहले स्टार्ट किया और अगर उन्होंने थोड़ा स्लैक होके भी काम किया है, तब भी वो अभी तो ज्यादा करेंटली बेनिफिट तो है। आपसे आगे है। हाँ, करेंटली तो आगे ही है, तो अभी से आपको डेडिकेशन मतलब पूरा लाना पड़ेगा। ऐसा मतलब अभी से अगर आप स्लैक करेंगे तो फिर आप ये सवाल पूछते ही रह जाएंगे कि 2 महीने बाकी है होगा क्या, फिर 1 महीने बाकी है होगा क्या, और फिर फाइनली मतलब कुछ हो नहीं पाएगा अच्छे से। तो फिर अभी से हो एकदम नहीं फुल पाएगा। डेडिकेशन लाके काम करना होगा। तो क्लियर से आप ये बोल रहे हो ना कि अगर सिर्फ बोर्ड लेवल का आता है और पढ़ना स्टार्ट करें तो सिर्फ एडवांस क्लियर हो जाएगा, या हम एक रैंकर होंगे कि हम टॉप 1000 या 2000 में आ रहे आई थिंक 1000 या 2000, आई थिंक उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट प्रोबेबली लाया जा सकता है। मतलब मैंने हैं? क्योंकि मतलब अब हम ऑब्वियसली ये एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है, गिवन हिम और हर, अगर वो सिर्फ 3 या 4 महीने पहले एडवांस लेवल का पढ़ना स्टार्ट करे, उसको भी जैसे बोर्ड लेवल का आता था, मतलब आपको भी पता है, आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड या आपने सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं कि हमने अभी तक सिर्फ बोर्ड लेवल का आता है, हमें मेंस का भी नहीं आता है अभी, तो हम मेंस भी अगर 1-2 महीने पढ़ लेंगे तो मेंस निकल जाएगा क्या, और फिर 1 महीना पढ़ के एडवांस निकल जाएगा क्या। तो उन बच्चों की बात कर रहे हैं, एक एवरेज स्टूडेंट को लेके जिसको भी मेंस लेवल का भी अच्छे से नहीं आता है, तो उस पे क्या कमेंट होगा? आई थिंक मेंस के लिए तो 2 महीने तो आराम से हो जाएगा। मतलब मेंस के लिए बोर्ड से बहुत ज्यादा अलाइंड है ही, तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एडवांस के लिए अगर ऐसा सोचें कि मेंस के लिए 2 महीने पढ़ के फिर 1 महीने एडवांस के लिए पढ़ेंगे, तो 1 महीने तो एडवांस कुछ नहीं होना उसमें, क्योंकि 1 महीना बहुत कम टाइम होगा। मतलब एडवांस को देखा जाए तो उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ना है आपको, उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए आपके हाथ में। मतलब ऐसे एक बहुत कमांड इन होना डेप्थ चाहिए कि नॉलेज हाँ, होना चाहिए। हम मतलब एक तरह से आप मतलब अपने आप आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये सवाल ऐसे होने वाला है या ऐसा कुछ। मतलब एक कमांड होना चाहिए चैप्टर्स पे जो कि प्रैक्टिस करने से आएगा। तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आप थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर कुछ होगा। और मतलब आई थिंक अगर बोर्ड लेवल नॉलेज है तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्योरी जो होता है एडवांस लेवल में, जो डेप्थ में आपने बोला, तो आई थिंक वो पढ़ने में ही करीब 1 महीने के आसपास समय लग जाएगा। तो फिर उसका फिर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो मे बी अगर अभी से जल्दी जल्दी मेंस के लिए पढ़ के 1 महीने में, उसके बाद फिर एडवांस के लिए मतलब फोकस हो जाए कि एडवांस का थ्योरी फिर जल्दी खत्म करके फिर प्रैक्टिस शुरू करें, तो फिर आई थिंक मतलब आईआईटी में आराम से शायद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 1000 या 2000 के लिए फिर एक और नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए होगा कि मतलब ऐसे हाँ, मतलब और वो कुछ एक्सेप्शनल और केस हो कुछ गए कि कुछ कुछ लोग कर सकते हैं, हर हाँ। कोई नहीं कर सकता। हम्म। तो हाँ, कुछ हम तो कर सकते हैं। व्हाट इज द आइडियल टाइम कि इस टाइम पे तो पढ़ना स्टार्ट कर ही देना चाहिए फुल डेडिकेशन से, और इतने महीने या इतने साल आपने पढ़ लिया तो आप टॉप 1000 या टॉप 500 में एडवांस में आ जाओगे? व्हाट इज द आई आइडियल टाइम थिंक टू स्टार्ट? 11 इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट, बट ये भी है कि द अर्लियर द बेटर। तो फिर अगर कोई 9 से शुरू कर रहा है तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। हम्म। मतलब वो एक तरह से सब्जेक्ट्स के साथ जस्टिस कर पाएगा कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा। इनफैक्ट 11 भी देखा जाए तो 2 साल बहुत होता है जस्टिस करने के लिए। लेकिन अभी जैसे अगर कोई अभी शुरू कर रहा है तो फिर हाँ ठीक है, मे बी उसका मतलब अच्छा रैंक आ जाएगा, लेकिन एज सच जस्टिस नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट्स का, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत डेप्थ है ना। तो फिर अगर किसी ने 1 साल 2 साल पूरा मेहनत करके पढ़ा है, तो उसने कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा कुछ किया होगा। ज्यादा तो पढ़ा है ना। तो फिर आई थिंक हाँ, तो ऑब्वियसली वो जो एक्स्ट्रा है वो उसको पे ऑफ करेगा फाइनली। तो इसलिए द बेटर द अर्लियर, सॉरी द अर्लियर द बेटर। ठीक है, तो जो बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं वी स्टार्टेड इन 11th, बट 11th हमने वेस्ट कर दिया उस स्ट्रैटेजी के साथ, उस डेडिकेशन के साथ हमने नहीं पिया पढ़ा। अब हमारे पास 8 से 10 महीने बचे हैं मेंस के अटेम्प्ट में, तो अब 8 से 10 महीने में क्या हो सकता है, हमें 11th भी कवर करनी है और 12th तो अभी पूरी पढ़नी है, तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए? आई थिंक 11th पढ़ के 12th पढ़ना, ऐसा ये करना गलत रहेगा। अगर मान लीजिए वो किसी कोचिंग में जाते हैं तो फिर हम्म। कोचिंग में ऑब्वियसली 12th का काम चल रहा होगा, तो फिर जो 12th का काम है उसको फॉलो करते करते 11th के जैसे मतलब चैप्टर्स को एसोसिएट कर लिया कि जब क्लास में ये पढ़ाया जा रहा होगा उस समय मैं 11th का ये चैप्टर भी उसके साथ करूंगा। तो हम्म। ऑब्वियसली अगर आपने 11 में टाइम नहीं दिया तो आपको 12 में वो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम 12 में जब देंगे तो फिर ग्रेजुअली चैप्टर्स होने लगेंगे, और एंड में अगर आके मान लीजिए कि मेंस के पहले अगर 2-3 चैप्टर भी रह जाते हैं, जो कि आई थिंक रहने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब सफिशिएंट टाइम रहता है और 12 का सिलेबस कंपैरेटिवली 11 से थोड़ा बड़ा भी है हम्म। केमिस्ट्री वगैरह देखा जाए तो आई थिंक आराम से हो जाएगा। मेंस मतलब अभी से अगर
सीरियसली पढ़ना शुरू करें अगले मेंस के लिए तो फिर आराम से हो जाएगा अगले साल वाले मेंस और के लिए। सीरियसली से आपका क्या मतलब है? मतलब कोचिंग के आवर्स अगर हटा दें तो सेल्फ स्टडी कितने घंटे करनी चाहिए? मतलब वो डिपेंड करेगा, अगर उस दिन कोचिंग है या फिर मतलब उससे जैसे यूजुअली कोचिंग अगर है तो वो तो 4-5 घंटे मतलब टाइम चला ही जाएगा उसमें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर एज मच एज पॉसिबल, और आई थिंक उसको मतलब 10 तक ले जाने की कोशिश करना है, 10 आवर्स तक सेल्फ मतलब स्टडी को। कोशिश करना। हाँ, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ मतलब ऐसे दोस्त, मेरे कुछ दोस्त करते थे और कभी कभी मुझसे भी हो गया, मतलब ऐसे जस्ट ऐसा नहीं कि मैंने हर दिन फोर्स किया खुद को कि 11-12 ऐसे हाँ, करके, लेकिन ठीक है, एक मिनिमम रखना है और एक मैक्सिमम तक पहुंचने का हर दिन कोशिश करते रहना है, और ठीक है। जैसे जैसे और पढ़ते जाएंगे वो मैक्सिमम को ही और बढ़ाते जाएंगे, तो फिर उससे होते तो जाएगा। कंसिस्टेंसी का कितना रोल है मेंस की तैयारी में, जेई की तैयारी में बेसिकली? कंसिस्टेंसी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, पे ऑफ करेगा ही जो कंसिस्टेंटली पढ़ते आया है। हाँ, अब अगर आप अभी पढ़ रहे हैं 11 का और 12 का एक साथ, तो ऑब्वियसली आपका 12 वाले पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं हो पाएगा कंपेयर टू समवन हु जस्ट डिड 11 इन 11 और फिर अभी 12 इन 12 कर रहा हो, वो इनफैक्ट अभी रिवाइज कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि अगर अभी आप, अगर आपने 11 वेस्ट कर दिया, मतलब इन योर वर्ड्स आपने वेस्ट कर दिया, तो फिर वो बर्बाद हो गया, लेकिन ठीक है, अगर आप अभी से सिंसियर होके पढ़ना शुरू कर सकते हैं तो अभी शुरू कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ मतलब इट इज वेटिंग कि हाँ डूएबल, ठीक है। इट इज हाँ डूएबल। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप बोलोगे जो टॉप बिल्कुल रैंकर्स को, टॉप 10 या टॉप 50 को डिफरेंशिएट करती है बाकियों से? मतलब आपने वो एक क्या एक्स्ट्रा पुश मारा हुआ है जो बाकी लोग नहीं मार पाते, जो आपको टॉप 5 या टॉप 10 में पहुंचाती है? आई थिंक स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब जहां तक मैंने देखा है कि ऊपर जैसे जैसे आप रैंक में जाते जाते हैं तो फिर मतलब आई थिंक जैसे इस बार हम लोगों का पेपर था उसमें से मेरे 340 थे, तो फिर आई थिंक अगर आउट आपके ऑफ 340, 250, आउट ऑफ? आई थिंक 372 था टोटल, ओके, सॉरी 392 था, हाँ 392 में 392, से तो यूज टू फिर हाँ। 340 इन एडवांस। हम्म। ओके। एक बार आप लाइक, तो फिर उसमें ऐसा था कि अगर आपके 240 200 के भी इनफैक्ट है तो फिर उसके बाद फिर स्पीड मैटर करने लगता है, कि जैसे मैंने अगर किसी से 5 क्वेश्चन ज्यादा किए हैं तो फिर वो आई थिंक स्पीड के कारण ही किए हैं, क्योंकि उसका स्पीड उतना जो नहीं है जो कैचअप नहीं कर पाया। एक्चुअली मेंस का ऐसे डिमार्केट नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब मैंने मेंस पे ऐसे कभी एग्जैक्टली मेंस पे फोकस करके नहीं पढ़ा, मतलब मेंस मैंने ऑलवेज एडवांस का एक ऐसे एडवांस लेवल तक मतलब की सब तैयारी पार्ट की की है। तरह देखा। हाँ, तो एडवांस की तैयारी को ही मैंने मेंस पे ही यूज कर लिया, तो फिर एडवांस के लिए मेनली बेसिक तो एचसीवर में बिल्ड करेगा, उसके अलावा फिजिक्स में तो उसके अलावा पहले किसी और बुक पे जाना है तो एनसीईआरटी लोग पढ़ते हैं तो ठीक है, वो भी काम चल जाएगा उससे, लेकिन एचसी वर्मा तो पढ़ना ही है। इसके बाद फिर अगला बुक आता है इरोडोव प्रैक्टिस के लिए, जो कि आई थिंक सही है, उसको यूज करना सही है। और अगर आपको लगे कि एचसी वर्मा का थ्योरी इतना डिटेल्ड नहीं है, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हाँ ठीक है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स की क्वांटिटी कम है, मतलब ऐसा भी नहीं कि ज्यादा ही कम है, 40 सवाल होते हैं ऑन एवरेज हर चैप्टर में, तो फिर आप अ, थोड़ा और चाहते हैं तो आप डीसी पांडे या फिर बीएम शर्मा जो बुक होता है सिंगेज का, उन दोनों पे जा सकते हैं, ये इनका एक पूरा सीरीज आता है ना 5-6 बुक्स का, तो उस पे जा सकते हैं। वैसे ही आप केमिस्ट्री में तो आप मतलब बुक्स जो होते हैं यूजुअली फिजिकल केमिस्ट्री आरसी मुखर्जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वो एमएस चौहान एंड सोलोमन फ्राइन वाली बुक आती है जो अडेप्टेड वर्जन है। उसके बाद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेडीली एंड सुदर्शन गुहा सर, वो इनफैक्ट वो सर मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो फिर इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इनफ है मेंस लेवल तक के लिए? हाँ एग्जैक्टली, मेंस के लिए तो मतलब मेंस के लिए तो इनफैक्ट मैं चाहे कितना भी मैंने पहले पढ़ा हूँ, मैं सिर्फ मेंस के पहले एक दिन पहले एनसीईआरटी रटते रहता था, कि क्योंकि मतलब मेंस में कभी कभी ये लोग जानबूझ के ऐसे सवाल दे देते हैं जो कि एकदम मतलब मेमोरी बेस्ड है, जिसमें कोई लॉजिक से आप आंसर नहीं ला सकते, जैसे एवरीडे लाइफ के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का कुछ जो वैल्यूज दे देते हैं कि पीएच वैल्यूज इसका वगैरह। कितना पार्ट्स पर बिलियन होगा, हाँ हाँ, वही हाँ। सब। तो आई थिंक वो इसलिए देते हैं वो लोग, ताकि किसी के फुल मार्क्स ना आ जाए ऐसे कुछ, लेकिन उसके अलावा आई थिंक बेसिक्स मेंस के लिए भी बिल्ड करने के लिए एनसीईआरटी काफी, क्योंकि मैंने देखा है एग्जैक्ट लाइन टू लाइन उठा के आ जाते हैं सवाल, और फिर एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाओ तो फिर अफसोस होता है कि ये तो बेसिक बुक और ये नहीं पढ़ा तो क्यों गलती हो गया।
और मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए भी वही है कि आप जो भी अरिहंत और सिंगेज स्टैंडर्ड मतलब सीरीज है उनमें से कोई भी एक उठाइए और पूरा सॉल्व कर लीजिए। मतलब कोई भी एक बुक पे कर लेना, क्योंकि बच्चे मैंने देखा है कि 2 चैप्टर इस बुक से किए, फिर 2 चैप्टर दूसरी बुक से किए, वो जंप बहुत ज्यादा लेते हैं, किसी भी एक बुक पे स्टिक नहीं रहते। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी एक सीरीज को करिए। वो मतलब वो ऐसा है ना कि उसमें बुक्स कैलकुलस, उसमें भी डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस अलग अलग है, उसके बाद अलजेब्रा अलग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है, मतलब सिंगेज और अरिहंत के सीरीज में। तो फिर इन दोनों को आप सूटेबली ऐसे इंटरचेंज करते करते आगे बढ़ी। मतलब अ, अगर आपको मन है तो फिर आप एक बुक सिंगेज का लीजिए, दूसरा अरिहंत का, लेकिन आप उस बुक के चैप्टर्स कम से कम उस बुक से कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर्स को भी दोनों से मिला के कर रहे हैं, फिर आपका मतलब एक हाइब्रिड टाइप का बन जाएगा जिससे फाइनली कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। हाँ, ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो ये बता दो कि आपके मेंस में मार्क्स कितने थे? आई थिंक मेंस 1 में मेरे मार्क्स थे नहीं, जिससे आपका सिलेक्शन 282 हुआ, ऐसे कुछ। जिससे आपका सिलेक्शन हुआ वो बता दो। नहीं मतलब दोनों से ही सिलेक्शन हुआ था, तो मतलब रैंक रैंक जिससे मिली, मतलब ऐसा था कि पहले में आई थिंक 99.997 परसेंटाइल था और सेकंड में 99.999। तो फिर 999 वाले में प्रोबेबली 285 या 290 के आसपास कुछ थे, इसी रेंज में कुछ थे, लेकिन मतलब एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि कुछ करेक्शंस वगैरह हुए थे। लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर कोई करेक्शन वगैरह देखता नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चंस करके आए थे मेंस में, हाँ। और 2-3 गलत हो गए उसमें से, तो 285 290। हम्म, हम्म। ठीक है, तो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, बोर्ड्स वर्सेस जेई, स्कूल की पढ़ाई को कैसे मैनेज किया उसके साथ साथ? बोर्ड्स पे एज सच मैंने कभी भी मतलब ज्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मतलब कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ठीक है मैं जेई के लिए पढ़ रहा हूँ, तो फिर ऑब्वियसली बोर्ड्स भी हो ही जाएगा। और हो भी जाता है अगर आप जस्ट 5 पेपर्स देख के जाए, वहां से डेफिनेशंस देख लें सारे। क्योंकि मेनली आपको वर्ड्स लिखने में दिक्कत आएगी ना कि आप सेंटेंसेस में क्या लिखेंगे, आप बाकी कैलकुलेशंस तो कर ही देंगे, तो डेफिनेशंस देख के जाइए। और मैथ्स में आई थिंक डेफिनेशन वगैरह पूछते नहीं, सॉल्व ही करना है, तो वहां पे अच्छे से लिख के आइए। उसके अलावा मैंने इंग्लिश इंग्लिश तो लेना ही होता है, तो फिर इंग्लिश में आई थिंक बुक पढ़ के अच्छे से, मतलब ऐसे मैंने मान लीजिए कि इंग्लिश की जो बुक थी उसको मैंने 2 बार पूरा पढ़ लिया था, क्योंकि बट स्टोरीज और कितने पोएम्स वगैरह कितने होते हैं टाइम तो फिर। पहले? बहुत बच्चे 6-6 7-7 महीने पहले टेंशन लेने लग जाते हैं कि बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स का पढ़ लेते हैं, जेई को साइड कर देते हैं। कितने टाइम? मैंने मेंस 1, हम लोग का ऐसा हुआ था कि हम लोग के समय में जनवरी मेंस के बाद हम लोग का एक मतलब और एग्जाम था ओलंपियाड्स का। नहीं नहीं मतलब जनवरी मेंस के बाद, जैसे जनवरी के एंड में हम लोग का ओलंपियाड्स का एग्जाम था, उसके बाद फिर मार्च में बोर्ड्स था। तो फिर उन दोनों के बीच में मैंने फरवरी के स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया था बोर्ड्स का पढ़ना ना? इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। हाँ, तो मेरा 5th सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन था। वो तो तो 2 दिन में हो जाता है। हाँ बिल्कुल। नहीं लेकिन मतलब ऐसे मैं कोशिश कर रहा था कि बोर्ड्स में भी ऐसे सच मतलब अच्छे मार्क्स आ जाए, तो इसलिए मैंने फिजिकल एजुकेशन पे भी मतलब बहुत ज्यादा इंश्योर किया कि कोई भी चीज भूलूं ना और ऐसा कुछ। तो आपको बोर्ड्स में कितनी परसेंटेज और थी? हम लोग के समय पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ था। मेरा 99% था। बोर्ड्स में 99% थे? कौन सा बोर्ड था आपका? सीबीएसई? हाँ, सीबीएसई। हाँ 99%, बहुत ही सही। 99% आपके बोर्ड्स में, 280 285 या 290 मार्क्स आपके मेंस में विद 45 ऑल इंडिया रैंक, और एडवांस में आपके 340 मार्क्स आउट ऑफ 392, ऑल इंडिया रैंक 3, आईआईटी बॉम्बे सीएसई। बहुत ही बढ़िया। एक सेकंड वो, हाँ वो हाँ, टोटल मार्क्स आई थिंक एडवांस का कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं है, 372 था शायद, लेकिन ठीक है। हाँ 372 ही था। 39 तो टोटल मैं भूल 370, गया एक्चुअली, बहुत टाइम हो गया। टोटल 372 था या आपका स्कोर्ड मार्क्स 372 थे? नहीं 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 नहीं, मेरा मेरा 340 था, लेकिन मैं टोटल मार्क्स भूल गया क्योंकि अब बहुत समय हो गया है। अच्छा, तो टॉपर के कितने थे? टॉपर का 351 था। अच्छा, मतलब 10-11 मार्क्स में फर्क था बस। यही क्वेश्चन रहते हैं फिर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, मतलब फोन वगैरह में ऐसे व्हाट्सएप पे टाइम चला जाता है या फिर ये सब में, तो ऑब्वियसली इसका वही जनरल इलाज है कि बंद करके रख दो फोन, और मम्मी को बोल दो कि मम्मी आप फोन रख लीजिए और जब मांग बहुत जरूरी काम हो तभी दीजिएगा, वगैरह वगैरह। और जैसे सोशल मीडिया तो अब मैं खैर अभी भी यूज नहीं करता हूँ, हम्म। तो उससे दूर मतलब वो सब खुद ही कॉन्सेंस को समझ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है इससे दूर रहना है, इसको यूज नहीं करना है। लेकिन उसके अलावा आई थिंक इतना इनफ है
इतना गाइडेंस अगर मिल जाए तो फिर आई थिंक कोई भी कर सकता है, क्योंकि जस्ट अगर आपको ये पता है कि डेडिकेशन से काम करना है और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स को फॉलो करना है, तो उससे काम हो जाएगा। हाँ, और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट देने चाहिए आपको, क्योंकि हाँ वेरी उससे इंपॉर्टेंट। आपको रियल टाइम टेस्ट का पता चलेगा। अच्छा, जिन तो जिन मतलब बच्चों को आपको अब ऐसे हाँ हाँ, जिन बच्चों को अब इम्प्रूव करना है, जैसे अभी फरवरी मार्च का मेंस अटेम्प्ट हो गया है, तो अब फर्दर जिनको अप्रैल में इम्प्रूव करना है उनके लिए अब मॉक टेस्ट देने कितने ज़रूरी है? आई थिंक अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया तो फिर पिछले साल के कम से कम मतलब 4 या 5 टेस्ट तो दे ही दे, हम्म, मतलब 4 या 5 मेंस अटेम्प्ट तो दे ही दे पिछले साल के, तो वो काफी होगा। और ऐसे भी इन्होंने खुद फर्स्ट हैंड अटेम्प्ट लिया ही है पेपर पे, और मतलब ऑनलाइन सेटिंग में, वो भी मतलब प्रोटोकॉल वगैरह के बीच में, हम्म। कोविड प्रोटोकॉल के बीच में, तो फिर आई थिंक उन्हें पता ही होगा कि एग्जाम कैसा होता है। अगर अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ स्पीड की कमी हो रही है, तो फिर आई थिंक मॉक टेस्ट जितने चाहे दे दे, लेकिन अगर नॉलेज की कमी है तो पहले पढ़े और फिर मॉक टेस्ट दे। बट मॉक लेकिन टेस्ट को आई एनालाइज थिंक करना भी उतना ही ज़रूरी है बिल्कुल। फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। आई और वहीं पे आप मतलब ऐसा कर सकते हैं कि आप एनालिसिस आपने शुरू किया और फिर उसमें आपको जिसमें वीकनेस मिली, आप उसी पे मतलब उसी थ्रेड पे आगे पढ़ते चले गए उस चैप्टर को, कि हाँ मैं इस चैप्टर को अभी भूल गया हूँ तो अभी इसको एक बार देख लेता हूँ फिर से। सही सही, ठीक है। तो ऑल राइट वैभव, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और अपने इतने इन डेप्थ इंसाइट्स हमें देने के लिए, जिससे आपने जैसे इतनी अच्छी रैंक फोड़ी, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं इनका भी कुछ हेल्प होए और ये भी अच्छी रैंक फोड़े। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। वैभव ने जैसे बोला, अगर डेडिकेशन और आपको पता है यहाँ से पढ़ना है और यहाँ से पढ़ के हो जाएगा, तो अब फिर बस आपके करने की वो बची है। पता सबको होता है बट करते बहुत कम लोग हैं, तो अगर आपने कर लिया तो आपकी भी अच्छी रैंक निकल सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच वैभव फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। और मैं भी मेरी तरफ से भी सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग कर सकते हैं, बस डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए और आराम से हो जाएगा। और चिल होके पढ़िए, ऐसा नहीं, कोई प्रेशर लेने की बात भी नहीं है, ठीक एंजॉय है, करके पढ़िए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वैभव से बोलो आते हैं। चलो तो चलो ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।